हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वान्या नरेन, एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं फिर आ गई हूँ आज अपने प्यारे से क्यूटी से पैंडा के साथ। और जैसे कि आपको मालूम है, हमारा एक क्यूटी सा प्यारा सा पैंडा जो है हमें बहुत सारी जगह ले जाता है। अभी फिलहाल काठमांडू लेके गया था आज, लेकिन हमें थोड़ी सी एक जो पोएम एक्चुअली हमें सुनाने वाला है, थोड़ी सी सैड सी पोएम है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक अलग नज़रिया, एक अलग चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण जो है इस पोएम से मिलेगा। ठीक है, और लिखी किसने है मालूम है आपको? ये पोएम लिखने वाले वो व्यक्ति हैं जिनको माना जाता है कि भाई वो अपने टाइम के रोमांटिक पोएम या लिरिकल पोएट दुनिया के अगर आप बात करते हैं तो उनसे बेहतर शायद नेचर को डिस्क्राइब करने वाला कोई पोएट नहीं हुआ आज तक इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, उनकी बहुत सारी पोएम्स आपने पढ़ी होंगी, शायद बचपन में भी आपने उनकी सॉलिटरी रीपर पढ़ी होगी, आपने उनकी डैफोडिल पढ़ी होंगी, आपने उनकी लूसी पोएम्स पढ़ी होंगी। बिल्कुल वही बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं बेसिकली अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील करके पोएम है जैसा कि आप लोग बोलते हैं, उसका कर रहे हैं हम वन शॉट, चैप्टर 10। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपकी बीहाइव से ली गई है। और जैसे कि आपको मालूम है, वन शॉट आज जब हम इसको पढ़ेंगे, ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो थीम है इस पोएम की, है ना, वो थोड़ी सी सैड है। इट इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ पर्सन। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, कॉफिन। ठीक है, कॉफिन जो कि ले किया गया है, आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर पूरी पोएम है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये पोएम कंपोज की किसने है। ये बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम कंपोज की है। और जैसे मैंने कहा कि अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम है तो पढ़ने लायक तो होगी, है ना। और उसमें कोई तो ऐसी बात होगी जो सालों साल तक, मतलब आप कह सकते हैं कई सदियों तक चली आ रही है। मतलब ये पोएम आपके नानी, दादी, दादा, उन लोगों ने भी पढ़ी है, उनके पहले से आप कह सकते हैं ये पोएम चली आ रही है। ठीक है, अब विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं आपको बता दूं आपने लिरिकल बैले अगर आपने सुना होगा तो आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेस कंपोज किए थे। और एक अननोन लड़की जो लूसी है उसके ऊपर वो पोएम लिखी गई थी। एंड इस पोएम की खासियत ये है कि ये कहा जाता है कि ये लूसी के लिए लिखी गई थी, यह समर्पित थी लूसी को, लेकिन उसमें कहीं उसका नाम नहीं आता। अब इस वजह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं सस्पेंस वाली चीज़ है कि इसमें जो वुमेन है जिसके बारे में बात की जा रही है वो लूसी ही है या कोई और है, लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं लूसी पोएम्स में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, हालांकि जैसे मैंने कहा कि इसमें क्योंकि नाम नहीं लिया गया है, कोई एड्रेस नहीं है, तो इसमें कई लोगों का कई बार क्रिटिकल अप्रिसिएशन हुए जिसमें लोगों का कहना है कि नहीं, ये लूसी नहीं है, ये उनकी कोई अनआइडेंटिफाइड लवर थी जिसके ऊपर उन्होंने ये लिखी है। सो वट एवर द केस इज, हम पोएम पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, नाउ A slumber did my spirit seal, I had no human fears, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears। अब सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लम्बर का मतलब क्या होता है। स्लम्बर अगर आपने सुना होगा तो स्लम्बर एक बड़ी लेथार्जिक सी स्टेट होती है। आई मीन अ डीप स्लम्बर, मतलब बिल्कुल ही आप कह सकते हैं एक बड़ी गहरी नींद में या एक लेथार्जिक सी स्टेट को, उसको स्लम्बर कहा गया है। ठीक है, और डिड माई स्पिरिट सील मतलब मैं इतनी गहरी नींद में था या इतनी बदहवासी में था कि मुझे किसी चीज़ का होश नहीं है, उस सेंस में ये बात बोली गई है। ठीक है, मेरी स्पिरिट जो है, मेरी जो स्पिरिट है वो सील हो गई थी, रुक गई थी उस सेंस में। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे किसी भी प्रकार के कोई भी इंसानों को जो डर लगते हैं उस तरह का कोई भी डर मुझे फील नहीं हो रहा था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ द अर्ली ईयर्स। अब यहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया है शी को, विच इज एज आई से हु इज एन अनआइडेंटिफाइड फिगर इन द पोएम। और आप कह सकते हैं शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। और वो कहते हैं कि वो एक ऐसी महिला की बात करते हैं, एक ऐसी महिला जो है, प्रोटैगनिस्ट जो है, हीरोइन जो है, इसमें आ गई है बीच में, म्यूज आ गई है बीच में, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि वो दैट शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, जो कि अर्थली ईयर्स मतलब जो आप समय का, जिस पे आप कह सकते हैं वक्त का कोई असर नहीं हुआ है। ठीक है, सालों का कोई असर नहीं हुआ है, एजिंग प्रोसेस का कोई असर नहीं हुआ है। दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से। नाउ नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स। अब आपको पता चल रहा है कि दो स्टैंजाज हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 में। ठीक है, स्टैंजा 1 जो कह रहा है उसका जो स्टोरी है, जो नैरेटिव है, वो बहुत अलग है। सेकंड में थोड़ा सा ट्विस्ट है नैरेटिव में, और वो क्या है, नो मेंशन हैज शी नाउ नो फोर्स, शी नीदर हियर नॉर सीज, रोल्ड round an earth diurnal course with rocks and stones and trees। अब इसमें क्या बात हो रही है,
अब नेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं लाइकली जिस तरह का लिखा गया है डायर्नल कोर्स मतलब डे टाइम पे, ठीक है, अ थिंग दैट हैपन्स और हैपन्स ड्यूरिंग द डे, उसको कहा जाता है डायर्नल। अब डायर्नल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक उसको इंट्रोड्यूस किया है अपने लवर को, और दूसरे में उन्होंने कहा है कि अब वो फाइनली शी इज़ डेड, शी इज़ नो मोर, शी इज़ डेड। और आप एक तरह से बता पा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ये एक जो सीन खींचा गया है वो खींचा गया है कि द पर्सन whom you love, it is about the bereavement, it is about the grief that you feel when you lose a person you really really love। उसके ऊपर ये पोएम है, उसके ऊपर ये थीम है, और ये बोला गया है no motion has she now, no force। अब उसके पास कोई मोशन नहीं है, वो हिल डुल नहीं रही है, she is not making any motions, there is no force which is around her। कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं, कोई ताकत, कोई हिम्मत अब नहीं है, राइट। she neither hears nor sees, ना वो सुन पा रही है ना देख पा रही है, ठीक है। अब रोल्ड राउंड इन अर्थ डायर्नल कोर्स, मतलब उसको अब क्रिमेट किया जा रहा है। क्रिमेट मीन्स आप क्या किया जा रहा है, अब उसको रोल्ड राउंड इन अर्थ डायर्नल कोर्स, मतलब उसको दफनाया गया है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में आपको मालूम है क्रिमेशन का मतलब होता है जब आपको दफनाया जाता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और अब वो उनके बीच में आप कह सकते हैं कि नाउ शी इज़ बीन क्रिमेटेड एंड नाउ शी रोल्स विथ द रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। बहुत छोटी सी पोएम है मात्र 8 लाइन की पोएम्स है, लेकिन एक पूरा नक्शा जो है एक आदमी के जाने का इसमें खींचा गया है। दूसरा अगर हम इसमें देख लेते हैं, अगर दोबारा मैं इसको पढ़ती हूँ, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, सो वी कम अक्रॉस द राइमिंग स्कीम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ द slumber did my spirit seal, I had no human fears, he seemed a thing that could not feel the touch of the earthly ears, no motion has she now, no force, she neither hears nor sees, rolled round in earth diurnal course with rocks and stones and trees। मतलब बेसिकली diurnal course, अब आप कह सकते हैं एक और चीज़ इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये हो सकता है कि वो अब खो गई है, कहीं ना कहीं वो अब बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक इंसान जो जन्म लेता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे जैसे उसी तरह वो आप diurnal course में वो कहीं ना कहीं आप विलुप्त हो जाएगी, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे रॉक्स या स्टोन्स या ट्रीज, बिल्कुल अब मतलब बेसिकली शी लेज डेड, इसका मतलब है ना बेजान। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उसको अब आप कह सकते हैं कि वो एक नॉर्मल कोर्स में अपनी जो उसने अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं उसने जो उसका ब्यूटीफुल जो ऐसा अस्तित्व था जिसका अर्थली ईयर्स का जिसके ऊपर कोई असर नहीं था, वो चीज़ उसने अब खो दी है, राइट। ये चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ को लिरिकल पोएट कहा जाता था, जब कहा जाता था कि उनसे बेहतरीन कोई लिरिकल पोएट नहीं हुआ दुनिया में, नोबडी नोज द वर्थ ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड देन मोर देन वर्ड्सवर्थ, ये कहा जाता था, ठीक है। तो अगर वो लिरिकल पोएट हैं तो आपको समझ में आएगा कि उनकी पोएम में लिरिक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। राइमिंग स्कीम उनकी पोएम्स का बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और यहाँ पे राइमिंग स्कीम कैसी है, सील फील, ठीक है। देखो पहले इसको कर लेते हैं, फोर्स कोर्स। अब दूसरा देख लेते हैं, फियर्स ईयर्स सीज ट्रीज, ठीक है। तो अब क्या समझ में आई राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम जो है बहुत सिंपल है, ए बी ए बी, ठीक है, सी डी सी डी, ठीक है। ये है इसकी राइमिंग स्कीम। जैसे मैंने कहा कि लिरिकल पोएट हैं तो जाहिर सी बात है कि लिरिक्स ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको राइमिंग स्कीम बहुत क्लियर हो गई है, विच इज़ ए बी सी डी। अभी हमने ए बी सी डी क्यों किया है? क्योंकि 2 स्टेंजर्स हैं। इसमें हमने ए बी क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे ए बी कर लेते तो पता चलता कि वो सील से फिर आपको लगता कि सील से राइमिंग होना चाहिए था यहाँ पे भी, तो वो अलग है, इस वजह से उसको सी डी किया गया है, ठीक है। ओके, नाउ
अबाउट द पोएट, जैसे मैंने कहा कि पोएट के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जितना बोला जाए उतना कम है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 और 23 अप्रैल 1850 तक उनका लाइफ स्पैन माना जाता है। मेजर रोमांटिक इंग्लिश पोएट माने जाते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, हेल्प टू लॉन्च, मतलब इन्होंने कॉलरिज, अगेन एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत फेमस पोएट, उनके साथ मिलके, दोनों ने साथ में कोलैबोरेशन का अगर आप बात करते हैं तो इन्होंने लिरिकल बैले साथ में मिलके पब्लिश किए थे जो 1798 में, ठीक है। और रोमांटिक एज अगर आप बात करते हैं तो ये दो पोएट्स के नाम से रोमांटिक एज, जो इंग्लिश रोमांटिक एज है वो जानी जाती है। अब रोमांटिक एज क्या होती है? इंग्लिश में जब आप लिटरेचर को बात करते हैं तो पोएट्री की जब हम बात करते हैं या लिटरेचर की भी बात करते हैं तो उसको अलग अलग एज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसमें से आप चौसेरियन एज हो गया, फिर उसके बाद एलिजाबेथन एज हुआ, फिर विक्टोरियन एज हुआ, एडवर्डन एज हुआ, एलिजाबेथन एज हुआ, फिर जैसे मैंने कहा कि रोमांटिक एज हुई, फिर आपकी मॉडर्न एज हुई, पोस्ट मॉडर्न एज हुई। तो ये सारी एजेस हैं, ठीक है। तो ये विक्टोरियन एज जो है वो आपकी एल्फ्रेड टेनिसन वगैरह की एज थी। रोमांटिक एज पहले की एज मानी जाती है और इसमें आपको सबसे बड़ा नाम अगर आपको समझ में आता है तो किसका आता है? जॉन डन बहुत बड़ा नाम है, कीट्स बहुत बड़े नाम है, कॉलरिज बहुत बड़ा नाम है और विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत बड़ा नाम है। अब इन्होंने कॉलरिज जो एक और इनके साथी थे उनके साथ मिलकर लिरिकल बैलेज जो है पब्लिश की। वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन या सबसे बड़ा काम किसी राइटर का या किसी आर्टिस्ट का, उसको हम उसका कहते हैं मैग्नम ओपस। जैसे बाहुबली को राजा मौली का क्या बोला जाता है? मैग्नम ओपस, ठीक है। उसको आप कह सकते हैं, वो माना जाता है द प्रिल्यूड, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम मानी जाती हैं उनकी, जो कि उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने बात की है, ठीक है। अर्ली ईयर्स एंड एक्सपैंडेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, और इसको बहुत बार इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती गई हैं प्रिलूड में, ठीक है। इस वजह से उसको उनका मैग्नम ओपस माना जाता है। अब अगर आप बात करते हैं तो पॉस्टमसली, मतलब उनके निधन के बाद, कोई चीज़ अगर हम कह रहे हैं पॉस्टमसली तो मतलब है उनके गुजरने के बाद, उनके निधन के बाद, टाइटल एंड पब्लिश्ड बिफोर विच इट वॉज जनरली नोन एज द पोएम टू कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ की अगर मैं बात करूँ वॉज ब्रिटिश पोएट लॉरिएट। पोएट लॉरिएट मतलब आपको मालूम है वहाँ पे रॉयल्टी है, और रॉयल्टी के लिए जो पोएट लिखते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं उसको पोएट लॉरिएट कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग पोएट लॉरिएट रहे हैं अगर आप बात करते हैं ब्रिटिश मोनार्की के टाइम पे, और जो रॉयल्टी के लिए बाकायदा उनको, जैसे आप कोर्ट्स में या उनको कुछ किसी के लिए कुछ लिखवाना होता था, बोलना होता था, तो जो एक आप कह सकते हैं जो जिसको आप दर्जा कहते हैं ना राष्ट्र कवि का, जैसे हमारे यहाँ होता है, वैसे ही वहाँ पे पोएट लॉरिएट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पोएट लॉरिएट रहे हैं फ्रॉम 1843 अंटिल उनकी डेथ के समय तक 1950 में, मतलब अगर आप कह सकते हैं तो तकरीबन 7 साल तक वो ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट रहे हैं। जैसे ये सम्मान, बहुत सम्मान की बात मानी जाती है, जैसे एल्फ्रेड टेनिसन भी जो हैं वो पोएट लॉरिएट रहे हैं इंग्लैंड के, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया किनके बारे में? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। अब थीम आपको बता दूं मैं इस पोएम की, Slumber did my spirit seal is about death, separation, pain and part of the Lucy poems, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि इसको लूसी पोएम्स का हिस्सा माना जाता है, जिसमें सीरीज़ हैं 5 पोएम्स की जो कि इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की थी 1798 से लेके 1801 के बीच में। लेकिन ये एक ऐसी पोएम है, अकेली मात्र ऐसी पोएम है दैट ऑल्दो ये लूसी पोएम के अंडर आती है पर इसमें लूसी का नाम नहीं लिया गया है। इसलिए क्रिटिकल अगर आप बात करते हैं तो क्रिटिकली जब इसको अक्लेम किया गया तो बहुत सारे अलग अलग इस पर जो विचारधाराएँ हैं वो भी बीच में आई, और ये भी आई बात सामने कि हो सकता है कि लूसी के लिए नहीं लिखी गई हो, ठीक है। अब एक और बात बता दूं मैं, unaffected English words infused with abstract ideals of beauty, nature, love, longing and death, ठीक है। मतलब ये पोएम जो है इसमें डेथ, सेपरेशन और पेन जो है इंटीग्रल पार्ट है, और वर्ड्सवर्थ अगर आप बात करते हैं तो वो नेचर के बारे में, लव के बारे में, लॉन्गिंग के बारे में, ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स को कैसे आप इन्फ्यूज़ करेंगे नेचर के साथ या सराउंडिंग्स के साथ, ये काम वर्ड्सवर्थ से बेहतर किसी ने भी नहीं किया, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नो अबाउट दिस पोएम। नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट। A slumber did my spirit seal, वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स हैं जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, alright, which focuses primarily on the death of the young woman named Lucy, but although she remains unnamed in this poem। और इसमें अगेन मैं आपको दोबारा ये बात बता रही हूँ कि many scholars and literary historians believe and have different theories to offer in this regard, and they say and they have no idea about who Lucy was। मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है इस बारे में कि लूसी कौन है। कुछ लोग कहते हैं that she was his lover,
कुछ लोग कहते हैं दैट शी वॉज अ यंग गर्ल whom he loved in a very platonic way, right? तो ये आप कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली लूसी कौन थी, इस बारे में आप नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन ये पोएम लूसी के ऊपर है या नहीं है, उनकी लूसी पोएम्स में क्योंकि पब्लिश हुई थी तो हम मानते हैं, बट अगेन इसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है हमारे पास। नाउ द पोएम इज अबाउट The poem is of 2 4-line stanzas, and yet a great deal happens in the narrow space. The poet realizes that a young woman has died and that only bad things can happen in a beautiful world. मतलब यहाँ पे उनको आप कह सकते हैं कि वो डीप स्लम्बर में हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लेथार्जिक स्टेट में हैं, जहाँ पे उन्हें चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही, नहीं, इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स रियली, राइट, फॉर व्हाट दे आर। और उनको जब ये रियलाइज़ होती है, ये रियलिटी उनको हिट करती है कि द गर्ल हैज़ डाइड और द वुमन हैज़ डाइड, दैट इज़ वेयर ही लूजेज द चार्म। दिस is about the poem, and in the first stanza poet कहते हैं that he has not been affected by realities of life, जैसे उनकी spirit जो है वो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सील हो गई थी डीप स्लम्बर में या डीप स्लीप में, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। और now he is awakened by the loss of the loved one, he is now faced with the harshness and is yanked out of his slumber of oblivion। oblivion मतलब जो आप कह सकते हैं ignorance, जो उनको पता नहीं था, जिस चीज़ के बारे में वो अवेयर नहीं थे, अब आपकी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि अब he has been shaken up, और उनको वो चीज़ जो है, वो एहसास, वो सच्चाई जो है उनके ऊपर उजागर हुई है, इन द सेंस, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग सेड ओवर हियर। नाउ The choice to hide the death between the stanzas is interesting, as it seems to imply that the poet is unable to verbalize the pain that goes along with the sudden loss. अब इसमें अगर आप देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि उसमें सडन शिफ्ट है मोमेंट का, ये सडन शिफ्ट है टोन का, राइट। तो इसको अगर हम कहते हैं, ये जिस तरह से कंसील की जा रही है, हाइड की जा रही है डेथ बिटवीन द स्टैंजास, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत एक अलग सा, एक आप कह सकते हैं फॉर अ वेरी डिफरेंट टेक है उसके ऊपर, राइट। इट सीम्स दैट इम्प्लाइज दैट द पोएट इज अनेबल टू वर्बलाइज द पेन दैट goes along with the sudden loss. On the other hand, the poem may be less about the poet's innocence than about the belief in the young woman's power. ठीक है, इसमें एक अलग नज़रिया भी है इस पोएम का कि ये सिर्फ पोएट के बारे में नहीं है, it is also about the woman and her her power, strength and her things more than the poet, ठीक है। Indeed, he seems to have built her up in his mind into the goddess, untouched by age and mortality. मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो young woman and how she is not affected by the earthly age and how he believed कि वो mortal नहीं है, या वो ज़िंदगी भर रहेगी, या immortal है, या आप उसको कह सकते हैं कि almost everlasting वाली जो feel है, जो poet ने सोची हुई है उस women के बारे में, it is about talking about that particular thing, ठीक है। This desire to keep her perpetually young is a testament to the poet's feeling for the young woman. इसको एक और चीज़ इसके बारे में जो क्रिटिसिज्म आया था इस पोएम के बारे में, वो ये है कि ये डिज़ायर जो वो कहता है कि वो अर्थली आवर से हिट नहीं होती, इट वॉज अबाउट कीपिंग दैट वुमन फिजिकली यंग फॉर एवर, मीन्स दैट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनी थिंग विच इज़ प्लेटोनिक, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट और द सोल ऑफ इट, राइट। वो बात कर रहे हैं कि वो महिला जो है जिसकी वो बात कर रहे हैं, द पर्सन हु हैज़ डाइड हियर, शी वॉज नॉट टच्ड बाय द अर्थली आवर्स, अर्थली ईयर्स, मीन्स वो फिजिकली उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं आप ये टेस्टमन माना जाता है क्या अगर वो परपेचुअली यंग रखना चाहते हैं उस लड़की को, उस महिला को, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं दैट ही हैज़ अ फीलिंग फॉर दैट यंग वुमन और ही हैज़ द लाइकिंग फॉर द यंग वुमन। दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट रियली केम विद द पोएम, राइट। ग्लॉसरी समझ लो एक बार। स्लम्बर मतलब डीप स्लीप, स्पिरिट। यहाँ पे अगेन मैं दोबारा बता दूं कि ये जो ग्लॉसरी टर्म्स हम करते हैं ये हम कंटेक्सचुअल लेते हैं, ठीक है। वी गो फॉर द कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी, नॉट द लिटरल वोकैबुलरी। स्पिरिट इधर अगर हम बात करते हैं माइंड, द क्वालिटी ऑफ करेज, एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन। सील अगर हम बात कर रहे हैं शट ऑफ, मतलब किसी चीज़ को क्लोज कर देना, सील कर देना, राइट। ह्यूमन फियर्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग से, स्पेशली मृत्यु का डर, ठीक है। सबसे बड़ा फियर आदमी का क्या होता है? मरने का डर। फील द टच, बी अफेक्टेड बाय अर्थली ईयर, टाइमली सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ फ्रेजेस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड वन लाइफ स्पैन ऑन द अर्थ। या सिंपल अगर हम बात करें तो एज, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो अर्थली ईयर्स का मतलब होता है वो समय जो आपने अर्थ पे गुजारा है। मोशन, मूवमेंट या एक्टिविटी। फोर्स, लाइफ, स्ट्रेंथ, एनर्जी या पावर। रोल अराउंड, मूविंग विथ, ब्लेंड विथ, बिकम अ पार्ट ऑफ। डायर्नल, जैसे मैंने कहा अर्थ की रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। या फिर आप इसमें बोलते हैं समथिंग दैट हैपेंस इन द डे टाइम, समथिंग दैट इज रेगुलर।
that happens in a daytime. ठीक है, इसको बोलते हैं diurnal, something that regular that happens in a daytime. Now अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली एक्सप्लेनेशन की. अब देखिए एक्सप्लेनेशन, हालांकि मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, लेकिन हम फिर भी क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है समझना, कि हम एक्चुअली जो चीज़ लिखी गई है उसको एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, तो आप उसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज़ वाई वी रियली गो बाय दी वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन. अदरवाइज मोटे मोटे तौर पर जिस तो हमने समझ ली है. नाउ अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. अब ये जो लाइन है, पहली लाइन, ये अक्सर मेटाफोरिकली भी काफ़ी यूज़ की जाती है. ठीक है, तो ये लाइन इसका मतलब है, the poet is saying that the final slumber of his beloved has yanked him out of the state of oblivion where his spirit was sealed until now. अब उसमें आप क्या बात कर रहे हैं कि वो शुरुआत की जब बात आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि स्लम्बर ने, स्लम्बर जो कि आपको मालूम है एक ऐसी चीज़, एक बहुत गहरी निंद्रा जिसको आप कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी लेथार्जिक सी स्टेट जब आपकी जो स्पिरिट है वो सील हो गई है, सीज हो गई है. ठीक है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट. बट ऑल्सो अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट द रेफरेंस इज ड्रॉन, इसके दो कंटेक्चुअल मीनिंग आ सकते हैं. ठीक है, या दो, अगर आप कह सकते हैं, दो एंगल्स आ सकते हैं, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. अब यहाँ पे एक चीज़ तो यह है कि भाई स्लम्बर जो है, जिसको आप कहते हैं कि नींद या वो निद्रा की जो स्थिति है, उसने मेरी स्पिरिट्स को सील कर दिया है, रोक दिया है. मुझे किसी भी चीज़ की कॉन्शियसनेस जो है वो ख़त्म हो गई है. एक चीज़ ये हो सकती है. दूसरा व्यू पॉइंट जो है, जो मैं अभी तक आपको बता रही थी, एक व्यू पॉइंट मैंने आपको बताया, दूसरा व्यू पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिसका मतलब है द पोएट इज सेइंग दैट द फाइनल स्लम्बर, जिसको डेथ कहते हैं, उसकी बिलवड की, है ना. यहाँ पे स्लम्बर का मतलब एक और चीज़ हो सकती है कि आप कह सकते हैं कि जो डेथ है उसकी बिलवड की, उसके बारे में रेफरेंस हो सकता है. ठीक है, हैज yanked him out of the state of oblivion. oblivion मतलब आप कह सकते हैं कि एक जो बिल्कुल जो इग्नोरेंस की, जब आपको किसी चीज़ का होशो हवास नहीं होता, दैट स्टेट इज नोन एज द स्टेट ऑफ oblivion. उससे yank आउट कर दिया है. ठीक है, नाउ व्हेन हिज स्पिरिट वाज सील्ड अंटिल नाउ, जहाँ पर उसकी स्पिरिट अभी तक सील्ड थी. ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, या दो ऑल्टरनेटिव एंगल इस स्टोरी के आपको नजर आ रहे हैं. ही सेज दैट टिल हिज इंसिडेंट ही हैड नो फियर और वरीज अबाउट द नेचुरल फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. और यहाँ पे एक चीज़ तो वो होती है कि मुझे आज की स्थिति में, जब आप ये कह रहे हैं, दो, जो पहला एंगल है, फॉर्मर एंगल हम डिस्कस करें, जब ये कहा जाता है कि भाई स्लम्बर जो है, जो नींद की, जो निद्रा की जो स्टेट है, या कह सकते हैं आप स्टेट ऑफ बीइंग नॉट फुली कॉन्शियस अबाउट थिंग्स. ठीक है, उसने मेरी स्पिरिट्स को सील कर दिया है, और मुझे किसी भी तरह के ह्यूमन फियर्स नहीं है. मतलब ह्यूमन फियर्स क्या होता है, हम इंसानों के क्या फियर्स होते हैं, डेथ का, किसी को खोने का, दर्द का, परेशानी का, ये जो एहसास होते हैं, ये मुझे अभी कुछ भी पता नहीं चल रहे हैं. दिस इज़ वन एंगल. सेकेंड एंगल इज़ नाउ कि ये जो स्लम्बर है, जो उसकी डेथ, जिसको हम कह रहे हैं कि उसकी बिलावट की डेथ हो गई है, उसने पोएट को जो जिसको कहते हैं ओब्लिवियन की स्टेट से खींच के बाहर निकाल दिया है, जहाँ पे वो अभी तक था. ठीक है, जहाँ पर उसकी स्पिरिट जो थी वो अभी तक सोई हुई थी, वहाँ से बाहर निकाल दिया है. और आपको क्या पता चल रहा है कि ये इंसिडेंट के बाद आप कह सकते हैं, या ये जब तक इंसिडेंट नहीं हुआ था तब तक उसकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई डर या कोई भय मौजूद नहीं था, जो कि आप कह सकते हैं जो ह्यूमन लाइफ को इनकम्पस करता है. सो दीज आर टू डिफरेंट, आप ये जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको कह सकते हैं देयर कुड बी टू डिफरेंट टेक्स ऑन दिस. ठीक है, नाउ सेकेंड पे आते हैं. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. Here the poet says that the lady who has gone into slumber seemed to me of the kind that would not be affected by the phases of life on earth. मतलब earthly ears. Phases of life on earth मतलब जो time, जो duration आपने earth पे बिताया है, जो आपका living period है basically, आप अगर उसकी बात करते हैं, तो ये कह रहा है poet कि ये जो lady यहाँ पे सोई हुई है, या ये जो lady है, she is a kind of a thing. उसको इसलिए बोला गया है कि मतलब ये एक ऐसी चीज़ है ना, अपन बोलते हैं ना कि इसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता, वो वाली चीज़ है. मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि वो एक सेंस में उनको बोला गया है, उनको
आप कह सकते हैं कि मेटाफोरिकली ये बात बोली गई है कि वो लेडी जो है, जो आज यहाँ पर नहीं है या यहाँ पे आज सोई हुई है, या द पर्सन, सोई हुई से मतलब है द पर्सन हु हैज़ डाइड, राइट, शी इज़ द पर्सन जिसके ऊपर दुनिया का या एज का या एजिंग का या किसी भी प्रकार की चीज़ का कोई असर जो है वो नहीं हो रहा है, अर्थली ईयर्स का असर नहीं हो रहा है. ही थॉट दैट शी वॉज अबव एनी थिंग दैट वॉज ह्यूमन. वो उसकी नज़र में अगर आप बात करते हैं पोएट की नज़र में, तो शी वॉज समबडी जो कि आप कह सकते हैं ये जो एक दुनियादारी नॉर्मल चीज़ें हैं ना, जो ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन मोटल आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग है या फियर्स है या लाइफ है, उससे ऊपर थी कोई चीज़. ठीक है, मतलब शी वॉज समबडी हु बिलोंग्ड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड टुगेदर फॉर द पोएट, राइट. ये बात यहाँ पे हो रही है. एंड नाउ शी लाइज एज अ थिंग एंड लाइफलेस. इट बिकम्स मोर क्लियर दैट शी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय अर्थली टच एंड कैन नो लॉन्गर एज एज शी इज डेड. एंड नाउ अगेन दिस इज अ सेकेंड ऑल्टरनेटिव. ठीक है, ये एक था, फर्स्ट था, ये सेकंड है. पहला तो ये था कि उसने कहा कि ये जो थिंग है, ठीक है, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. तो अभी तक उसके ऊपर दुनियादारी का या किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं था. सेकंड फेज अगर हम देखते हैं तो सेकंड इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि नाउ शी इज़ जस्ट रिड्यूस्ड टू अ थिंग जिसके ऊपर जाहिर सी बात है बिकॉज शी इज़ डेड, दैट इज़ वाई उसके ऊपर अर्थली ईयर्स का या उसके ऊपर अर्थली टाइम का या एजिंग का असर अब नहीं होगा. एज आई सेड, कोई भी जब हम पोएम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के अलग अलग इंटरप्रिटेशन और नज़रिए होते हैं जिसको हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन में समझने की कोशिश करते हैं, राइट. एंड नाउ दैट यू पीपल आर ग्रोइंग अप, यू पीपल शुड हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज़ को अगर एक तरफ से देख रहे हैं तो उसको देखने का दूसरा पहलू भी होगा, आपको वो भी पता होना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसको बात करूं तो अगर हम इसको ये लिख रहे हैं तो यहाँ से देखने वाले आदमी के लिए ये क्या होगा, 9 होगा, लेकिन यहाँ से देखने वाले आदमी के लिए ये 6 होगा, राइट. तो आपको ये जो पर्सपेक्टिव है ना, और दोनों का ही पर्सपेक्टिव अपनी जगह पे सही होगा. यहाँ से देखने वाले के लिए ये ऑब्वियसली ऊपर से खड़ा होकर देखेगा तो 9 लगेगा, यहाँ से देखने वाले के लिए 6 लगेगा. एंड बोथ द पर्सपेक्टिव्स आर राइट, राइट. तो मैं आपको बार बार इसलिए कहती हूँ कि जब हम लैंग्वेज की या लिटरेचर की बात करते हैं, खासकर लिटरेचर की, साहित्य की, तो उसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते कि ये बात जो है इसका सिर्फ यही मीनिंग आएगा. ठीक है, अपना दिमाग और अपना जहन जितना खोल के आप पढ़ाई करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिटरेचर. ठीक है, तो अपने दिमाग के जितने ज्ञान चक्षु हैं, जितने फाटक हैं, वो खोल के पढ़ाई करनी होती है. ठीक है, तो ये दोनों पर्सपेक्टिव आपके समझ में आ गए. दोनों चीज़ें जो आपको बेटर लग रही है, यू कैन गो विद दैट आंसर. Or you can also mention that there can be two interpretation of this line, which is one is this and another is this. तो ये भी ठीक है. Now, no motion has she now, no force, she neither hears not see. अब इसका कोई दूसरा नहीं है, अब इसका बहुत सिंपल सा है. पहले दो जो थे उनके इंटरप्रिटेशन आ रहे थे दो अलग अलग. ठीक है, ये जो लाइन है इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा सिवाय एक के कि आज की डेट में हम ये कह सकते हैं नो मोशन शी हैज़ नाउ. दैट मीन्स दैट द पर्सन इज डेड एंड देयर इज नो मोशन, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी और बॉडीली मोशन दैट दैट पर्सन हैज़ नाउ, और कोई फोर्स नहीं है उसका. शी नीदर हेयर्स नॉट सीज. द यंग लेडी इज नॉट मूविंग एट ऑल एज शी इज लाइफलेस. वो बिल्कुल लाइफलेस है. डिस्ट्रेस दैट शी कैन नीदर सी और हियर एनी मोर. एंड ही इज डिस्ट्रेस्ड मीन्स द पोएट इज डिस्ट्रेस्ड कि वो अब ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना कुछ रिएक्ट कर पा रही है. ठीक है, roll around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. Diurnal का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है. His beloved is now gone back to her origins. ओरिजिन्स मीन्स क्या मतलब हुआ, ये हमने क्यों लिखा है, ये हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं हमारा एक्सप्रेशन है. व्हेन वी व्हाट वी मीन बाय दिस इज कि हम कहते हैं ना माटी का आदमी है माटी में मिल जाएगा. इट इज़ एज सिंपल एज दैट वी कम फ्रॉम दिस अर्थ एंड इन द अर्थ शैल वी पेरिश. ठीक है, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आया है अर्थ में. ठीक है, और वो शी विल बिकम अर्थ, शी विल नॉट ओनली पेरिश इन अर्थ, शी विल बिकम अर्थ. मतलब उसका जो बॉडी है, जो उसके मॉर्टल रिमेन्स हैं, वो फाइनली इसी मिट्टी में मिल जाएंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, द ह्यूमन बीइंग जॉइंस रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज एंड बिकम वन विद देम इन द स्टेट ऑफ इमोबिलिटी.
and which is the state of death. When you are dead, obviously you go back to the world, you go back to the earth, you are in your grave, and then you get you kind of tend to get with stones and rocks and trees, and you lie there lifeless, and you become a part of the earth's natural elements, right? ये वाली बात आ जाती है. They are carried by the mother as she goes around her axis. Carried by a mother मतलब अर्थ, ठीक है. अर्थ को मदर के उस पर रेफरेंस किया है. डायगोनल कोर्स की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती है उसकी बात हो रही है. परहैप्स द पोएट इज ट्राइंग टू इमॉर्टलाइज हिज बिलवड बाय सेइंग दैट शी इज वन विथ नेचर. और इसका सेकेंड एंगल अब ये भी देख लो, ठीक है. सेकेंड एंगल इसका ये भी है कि ये वाली चीज़ आ गई कि पहली चीज़ तो ये है कि भाई वो मिट्टी में मिल गई है और अब जो है वो स्टोन्स एंड ट्रीज एंड रॉक्स के साथ रहती है, राइट. मतलब वो उनमें एक सार हो गई है, ये एक पार्ट हुआ है. और दूसरा इसका जो आप एक एंगल समझ सकते हैं वो ये है कि वो अब ये कहता है कि वो बिल्कुल नेचर में, क्योंकि प्रकृति के साथ खो गई है, प्रकृति में मिल गई है, एक सार हो गई है, तो अब वो प्रकृति की तरह इमॉर्टल हो गई है, वो हमेशा के लिए जीवंत होती है. तो ये भी एक एंगल हो सकता है इसको समझने का. अब पोएटिक डिवाइसेस क्या है? पोएटिक डिवाइसेस हम ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ए बी राइमिंग स्कीम, ठीक है. दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बैले है, बैले है, लिरिकल बैले का पार्ट था, हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं. और काफ़ी छोटा बैले है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, हार्डली कुछ लाइंस का है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एलिटरेशन, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, मतलब अगर आपको देख रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे एलिटरेशन ही दिख रहा है आपको. एलिटरेशन मैं बार बार बताती हूँ, बहुत कॉमन आप कह सकते हैं कि आपकी एक पोएटिक डिवाइस है या लिटरेरी रिटोरिक है जिसमें कंसोनेंट साउंड जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे कंसोनेंट साउंड जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं एलिटरेशन, ठीक है. नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स, ठीक है. तो रोल्ड राउंड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये एक जो पहला सिलेबल है वो अगर रिपीट हो रहा है एक लाइन में तो उसको हम सिंपली कहते हैं एलिटरेशन. ना मेटाफर, She seemed to think that could not feel, ये तो मैंने आपसे कहा ही था मेटाफोरिकल रेफरेंस है. अर्थ डायगोनल कोर्स, ये भी आप मेटाफोरिकली यूज़ कर रहे हैं. मेटाफोर, आई एम श्योर अभी तक आपको मेटाफोर बिल्कुल क्लियर है. मेटाफोर मीन्स जब आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं दो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट चीज़ों के बीच में, उसको हम कहते हैं मेटाफोरिकल रेफरेंस, राइट. रिपीटिशन जब हम कहते हैं, रिपीटिशन मतलब किसी एक वर्ड का इस्तेमाल होना बार बार. और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? रिपीटिशन को इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक तरह से ये एम्फसाइज कर रहा है, या आप कह सकते हैं एक प्रोजेक्शन दे रहा है, एक तरह से किसी चीज़ पे जोर डालने की जब बात होती है तो अब हम उसको रिपीटिशन में करते हैं. लाइक नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, मतलब आपको समझ में आ रहा है, नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स. तो ये यहाँ पे नो जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये फोर्स किया जा रहा है एक तरह से इस पर एम्फसाइज डाला जा रहा है कि भाई उस पर ना कोई मोशन है और ना ही उस पर कोई फोर्स अभी चल रहा है. तो ये जो शब्द है ना, ये एक तरह से पोएटिक, उसमें एक तो पोएटिकली उसको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक बांधते हैं पोएम को. दूसरी बात एक तरह से एक एम्फसाइज जो है वो उस पर क्रिएट कर रहे हैं. विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, यहाँ पे आप सीधे रॉक स्टोन्स एंड ट्रीज कर सकते थे, रॉक स्टोन ट्रीज कर सकते थे. यहाँ पे एंड लिखने का ही मतलब है कि आपको एक तरह से पोएटिक रिटोरिक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है. ऑलराइट, आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर्स पे. A slumber did my spirit seal, says the poet, that is a deep sleep closed off his soul or mind. How does the poet react to his loved one's death? Does he feel bitter grief or does he feel a great peace? The poet is totally shattered with the death of his loved one. Loved one इसलिए बोला गया है क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इट इज़ अबाउट लूसी. और इवन इफ इट इज़ अबाउट लूसी, लूसी के बारे में भी अगर थी तो आप कह सकते हैं कि प्लेटोनिक लव जो है वो नज़र आता है पोएट का उसके लिए. यू कैन नॉट रियली से दैट शी वॉज ideally his beloved, ठीक है. तो आपने सीधे सीधे इसको loved one लिखा है यहाँ पे. He says that all along he believed that no harm would come to her. He was very strong person, but when tragedy struck, he was dumbfounded because he believed,
राइट, हिज लव्ड वन टू बी इमॉर्टल। मतलब क्या बोला गया है कि आज तक वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते थे और आज तक उनको लगता था दैट कोई भी ह्यूमन फियर्स उनको नहीं थे, राइट, आज तक। पर जैसे ही उनको ये रियलाइज हुआ दैट द पर्सन whom he loved so much is no more or is dead, that is something that shook him terribly, you know, and that is something that woke him up from his oblivion state। और उनको ये पता चला कि भाई he was how shattered he got just by the mere understanding of the fact कि उससे पहले वो सोचते थे कि जो उनकी जिससे वो प्यार करते थे, शी वॉज द काइंड ऑफ अ पर्सन हु वॉज इमॉर्टल, या उसके ऊपर अर्थली आर का कोई असर ही नहीं होता, अर्थली ईयर्स का कोई असर ही नहीं होता, वो हमेशा के लिए है और हमेशा तक रहेगी। उसकी डेथ ने उनको झंझोर के रख दिया दैट शी वॉज जस्ट अ मेयर मॉर्टल, जिसको एक दिन ख़त्म होना ही है और मिट्टी में मिलना ही है। और ये जो 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 आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस थी, बहुत मुश्किल से आई है और बहुत हार्ड थी फॉर द पोएट। नाउ the passing of time will no longer affect her, says the poet. Which lines of the poem says this? अब हमें पता चल रहा है कि अब कोई ऐसा नहीं होगा। He is referring to his belief that she would not age or be affected by time। अब आपको पता चलता है कि वो earthly hours उसको, earthly years उसको treat नहीं करेंगे, ठीक है। मेंशन करते हैं पोएट में, she seemed to think that could not feel the touch of earthly years। Why? Because अब डेथ इम्प्लाई की गई है और अब आपको पता चलता है कि अब कोई भी चीज़ जो है उसको नहीं छूने वाली, या कोई भी अब दिन रात का जो असर है उसके ऊपर नहीं होगा। How does the poet imagine her to be after death? Does he think of her as a living person, as a person living in a very happy state, a heaven, or does he see her now as a part of nature? In which lines of the poem do you find your answer? Of course, we know that he finds her as a part of nature because nature, for Wordsworth, आपको ये समझना होगा कि हम किस पोएट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे हेवन जो है वो, अगर आप किसी दूसरे पोएट की बात करते हैं तो शायद हैप्पी स्टेट जो है वो हेवन होता, ठीक है। लेकिन आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि हम बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ का जो इंटरप्रिटेशन था नेचर का, वो किसी भी पोएट से बहुत डिफरेंट था। जब वो कहते हैं वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड कैन टीच यू मोर ऑफ अ मैन देन ऑल द सेजेस कैन, राइट। तो ये जो लाइन है तो आपको समझना होगा कि आप वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं, उनके लिए नेचर सबलाइम था, उनके लिए नेचर की सब्लिमिटी अलग थी, राइट। ही वॉज अ पर्सन हु वॉज अ लवर ऑफ नेचर, आर्डेंट लवर ऑफ नेचर। और यहीं पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो, जिससे जो उनकी लव्ड वन है वो उसी नेचर में, उसी धरती में घुल मिल जाएगी और शी विल बी रोलिंग विद द ट्रीज एंड द रॉक्स, राइट। सो आपको यहाँ पे लाइन्स क्या हैं? द पोएट सेज दैट शी इज द स्टेट वेयर शी कैन नॉट फील हियर और सेंस एनीथिंग। ही डज नॉट से एनीथिंग ऑफ हर बीइंग इन द हैप्पी स्टेट इन हेवन आफ्टर हर डेथ। इट इज विद द नेचर that he feels she has blended with, rolled round in the earth's diurnal course with rocks and stones and trees। मतलब यहाँ पे हेवन वेवन की तो कोई बात ही नहीं की गई है। नो रेफरेंस हैज़ बिन मेड, सो इट इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पोएम बेसिकली। इफ वी टॉक अबाउट हेवन और एनीथिंग और लाइफ आफ्टर डेथ, द ओनली थिंग दैट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड ओवर हियर इज कि वो नेचर का हिस्सा है एंड शी विल ब्लेंड एंड रोल विद द राउंड डायर्नल अर्थ विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। राइट एन एनालिसिस ऑफ द पोएम इन अ पैराग्राफ। आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको एनालिसिस लिखना है पोएम का एक पैराग्राफ में, तो आप कैसे लिखेंगे? इन दिस पोएम द पोएट स्पीक्स अबाउट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ only when his beloved slips into eternal slumber. He had no fear with regard to her life, but unfortunately she fell prey to the law of nature. ठीक है? However, the poet is focusing on the positive aspect of the situation by saying that she has blended with nature. That is the kind of consolation that he has given to himself कि finally जो उसकी beloved है, she has blended with the nature and she has become immortal there and perhaps continues to live with the rock, stones and trees. She has gone back to the place she came from. As I said, from the earth we all has come from the earth, in the earth we all shall perish and become earth. So that is a concept. He has accepted the fact that she is no more. What is the central theme of the poem? The central theme क्या है भाई poem की? Central theme, the poem deals with the loss of the loved one through death and the sorrow that follows. The death of Lucy, presumably Lucy here, right? Presumably left the poet in great pain. However,
Wordsworth conveys the idea that death may separate our loved ones from us, but they remain around us in form of nature. ये बहुत अच्छी थीम है, ठीक है, बहुत गहरी थीम है कि वो हमें समझाते हैं कि दुनिया में मौत तो जो है वो सबको आनी है, मौत एक सच्चाई है, सबको आनी है, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से देखते हैं कि डेथ जो है हमसे हमारे करीबी, हमारे जो जिनसे हम प्यार करते हैं उसको छीन सकती है, लेकिन वो फिर भी हमारे आसपास नेचर में, प्रकृति के तौर पे वो कहीं ना कहीं ज़िंदा रहते हैं, उनकी स्पिरिट्स हमारे आसपास ज़िंदा रहती हैं और वो फिर से उसी धरती में मिल जाते हैं जहाँ से वो आए हैं. तो वी शुड नॉट बी वेरी सॉरी अबाउट इट बिकॉज finally they are returning to where they came from, right? Wordsworth immortalizes Lucy by stating that she lives on nature after her physical death. और वो कहते हैं आफ्टर शरीर की मृत्यु के बाद, अगर आप बात करते हैं कि फिजिकल डेथ के बाद, वो नेचर में आप कह सकते हैं कि नेचर के साथ फ्लरिश करेगी, नेचर के साथ ग्रो करेगी. Therefore the death of a loved one should not leave us grief stricken. मतलब इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर कोई करीबी हमारा चला जाए दुनिया से तो हमें बहुत ज़्यादा आघात फील नहीं करना चाहिए, ठीक है. So it is a positive poem, of course with a very 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 dark and painful theme, but eventually अगर आप उसका underline देखेंगे, under statement देखेंगे तो एक बहुत positive आपको चीज़ निकल के सामने आएगी. मतलब it is not a pessimistic poem by it at any account. It is a sad poem but not pessimistic poem. दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है. Bring out the irony in the poem. आपको irony निकालनी है poem में. Now, the poet's description of his beloved as having no motion of force and she is revolving with the earth around the sun. अब आपको क्या पता चल रहा है, दो आयरनी यहाँ पे, जब दो चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं तब हम कहते हैं आयरनी, राइट. अब यहाँ पे पहली चीज़ वो जब बोलते हैं एक लाइन में, जब वो कहते हैं कि नो मोशन ऑफ फोर्स, कोई मोशन या फोर्स नहीं है, और दूसरी उसमें कहते हैं कि वो डायगोनल कोर्स के साथ अर्थ के अब वो रिवॉल्व करेगी, ठीक है. तो आपको क्या पता चलता है, कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है कि दो अलग अलग चीज़ें. एक पहली चीज़ जब उन्होंने ये बात बोली तो ही मेंट दैट द डेथ, and second when he said that it will move with the diurnal course, it meant कि अब वो eternally move करेगी, right. तो यहाँ पे एक irony आपको निकल के सामने आती है. The also poet unlike his beloved was always alienated from nature. तो ये भी आपको समझ में आ रहा है. This mismatch between what is said and what is meant is an example of irony. Irony आपको पता ही है. Poet's opinion that it was because of the slumber which sealed his spirit that he felt that his beloved was untouched by earthly thing like mortality is ironic. दूसरा ironic आपको ये पता चल रहा है because ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं कि जब वो कहते हैं कि भाई because of the slumber the spirit was sealed and that is why he thought that the beloved was immortal. That in itself is quite ironic because it is not really the slumber but his desire that his beloved should not be touched by death. तो ये आप कह सकते हैं कि slumber नहीं था, ठीक है. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक डिज़ायर थी कि उसकी जो बिलवड है शी शुड नॉट बी टच्ड बाय डेथ. दैट वाज द थीम ऑफ इट, राइट. एंड ही लव्स हर डीपली दैट हैज़ मेड हिम ब्लाइंड टू द फैक्ट दैट शी इज़ डेड. और दूसरा आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लव दैट ही हैड फॉर हिज बिलवड देयर वाज अ सेंस ऑफ डिनायल इन एक्सेप्टिंग इट, ठीक है. इट वाज नॉट स्लम्बर, इट वाज नॉट नेसेसरली कि वो कोई अनकॉन्शियस थे, बेहोश थे, कोई नशा कर लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. स्लम्बर का मतलब यहाँ पे है दैट यू वर इन द स्टेट ऑफ डिनायल, यू वर इन द स्टेट ऑफ ओब्लिवियन. तो यहाँ पे स्लम्बर का मतलब ये आता है निकल के, ठीक है. तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए. How did Lucy's death affect the poem? What does it reveal about his attitude towards her? Again मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे आपको presumably आप मान के चलिए इसको, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वहाँ पे एग्जैक्टली लूसी का नाम नहीं लिया गया है बिकॉज पर लूसी पोएम्स के पार्ट में थी ये, तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि लूसी की बात हो रही है, ठीक है. द पोएट रिमार्क्स दैट ही हैड बिकम अनअवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑफ लाइफ व्हेन ही वाज अंडर द स्पेल ऑफ लूसीज लव. स्पेल ऑफ लूसीज लव मतलब आप कह सकते हैं कि जादू छाया हुआ था जब, है ना. He felt as if he was some under spell and seemed to have clouded his sense of reasoning. He felt Lucy was not subject of the consequences of the time and aging process. उनको लगता था कि लूसी के ऊपर लाइफ का, एजिंग प्रोसेस का, लाइफ एंड डेथ का कोई असर नहीं होगा. फिजिकली उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होगा. He did not realize she would one day be conquered by death. उनको ये नहीं मालूम था, यहाँ पे conquered by death इसलिए बोला है कि वो ये नहीं जानते थे, मतलब ऑब्वियसली हर आदमी को मालूम है कि कोई ना कोई जो जिंदा है वो मरेगा एक दिन,
सिचुएशन, राइट? बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं था। प्रॉब्लम आ रही है एक्सेप्टेंस की, दैट देयर वाज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट वन डे शी विल die. So that is one of the things which is hitting him, right? For him, she has attained the status of the supernatural being. Status of the supernatural being means कि वो उनके लिए immortal हो गई थी, उनके लिए उनको ऐसा लगता था कि ये है तो ये इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ये कहीं जा ही नहीं सकती। और ये सबके साथ होता है, हमारे साथ ना, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, हमें लगता है कि ये तो हमेशा रहेगा। हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते दैट यू नो दिस इज अ मॉर्टल बीइंग एंड वन डे ही माइट नॉट बी अराउंड अस, लेकिन वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वी टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, वी टेक पीपल whom we love for granted। हमें लगता है कि ये है और ये हमेशा रहेगा। और जब कोई अपना हमारा चला जाता है या इस तरह से कुछ होता है, then we are actually you know we are shocked and we come out of that state of oblivion कि oh my god the person is no more or he is gone। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे पोएट के साथ, ठीक है। a goddess of deity beyond worldly suffering, तो उनको लगता था कि वो ऐसी है जिसके ऊपर दुनिया की किसी भी चीज़ का, एजिंग का, सफरिंग का, डेथ का, बीमारी का असर नहीं होगा। बट ये उनकी रियलिटी जब उनको मिला तो he was completely shattered and heartbroken initially। later he retained his pulse and he was able to understand कि ऐसा नहीं है, चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं। ठीक है कि आज वो जहाँ से आई थी वो अर्थ से आई थी और अर्थ में ही मिल गई है। जैसे मैंने आपको लाइन बोली है, वो लाइन अच्छी है, अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे वो पर्सनली मतलब वो आप कह सकते हैं उसको अगर आप कंपोज करेंगे इट वुड रियली बी गुड, विच इज़ इन अर्थ we all shall perish and become earth one day। ठीक है, from earth we come and in earth we all shall perish and become earth one day। ठीक है। Such was the poet's intensity of love for the girl that he was blind to the hard fact of life, that everybody who is born has to die, who has to ultimately die. Death, however, leaves her unable to perform any physical activity, which is of course true, right? When the person is no more, how do you expect a person to do any kind of physical activity, right? So his body or her body becomes numb and tight and you know there's no bodily function, like all the bodily functions have stopped। So obviously वो चीज़ कहीं ना कहीं वो भी वो समझ नहीं पा रहे थे। That is what he writes कि वो motionless हो गई हैं, ठीक है। As he comes to terms with the death, the poet feels that her death, his beloved Lucy, has become a part of nature। But the consolation comes, right, कि वो जब ये सोचते हैं कि अब वो नेचर में मिल गई है, या जैसे मैंने कहा नेचर के साथ एक सार हो गई है। She is now under the surface of earth and revolving along with its own path। अब आपको क्या पता चल रहा है कि अब वो जो है अर्थ के सर्विस में समा गई है और अर्थ के साथ ही वो पूरी दुनिया में घूम रही है, या आप कह सकते हैं कि उसके डायगोनल पाथ पे, अपनी एक्सिस पे जो है वो अर्थ रोटेट कर रहा है और उसके साथ शी इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग हर ओन path with earth, right? Now he tells us that like other stone and tree she also revolves with earth now। और वो कहते हैं कि वो अर्थ का हिस्सा बन गई है और अर्थ में ही समा गई है। और जैसे बाकी सारी चीज़ें हैं जो इनहेबिट करती हैं अर्थ को, चाहे आप उसकी जो बात करते हैं आप रॉक्स का, स्टोन फॉर्मेशंस का, ट्रीज़ का, उन सब के तरह ही वो भी अब अर्थ में समा गई है और अर्थ में रिवॉल्व कर रही है अर्थ के साथ साथ। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मन को बहला लिया है उन्होंने। ठीक है, with this we have come to an end of a very very interesting, very beautiful, a little painful, sad but a very deep poem with a very deep understanding about life and death, right? So मुझे लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ समझ लिया होगा। आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी इसको समझने में नहीं आई होगी। एंड आई थिंक वी हैव डन द इंटायर थिंग। आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ on this note I am signing off. You take care of yourself. With me signing off is my dear cute little panda and he's saying bye bye, and this is it. You take care of yourself, study hard, do well and perform very well in exam. Thank you.